बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। हम दोनों की जानिब से आपको बहुत खुशामदीद वोट पाकिस्तान के एक और प्रोग्राम में। हम पाकिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त एक माहौल है वो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब जो इलेक्शन मुहिम है वो बिल्कुल ज़ोरों पर है और बिल्कुल आखिरी दिन रह गए हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन मुहिम है वो जो इसका कानूनी वक्त है उसके मुताबिक ये ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आज तो भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम जारी है और तमाम सियासी जमातें अपना एजेंडा अपने प्रोग्राम लेकर आवाम के सामने हैं। जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है। ज़ाहिर है 8 फरवरी 2024 यानी ये वो इंतखाबात का दिन है जिसमें हम आप सबको बाहर निकलना है और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है। तो हमने पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई असम्बलों की जो हलक़े हैं उस हवाले से तफसील से आपको बताया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जो बात कर रहे हैं वो ये हैं कि बड़े बड़े मुकाबले कहाँ पर हैं। तो जो बड़े मुकाबले हैं पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर या विफाक में जहाँ जहाँ भी होंगे उस हवाले से हम एक उमूमी बात आपसे करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि नई जो हुकूमत होगी उसके लिए कौन से चैलेंजेस होंगे। ज़ाहिर है माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, अमन व अमान के हवाले से उन चैलेंजेस पर भी हम बात करेंगे और किस तरह से जो हमारे इदारे हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। तो ये वो तमाम मामलात होंगे जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल। और आपको अपडेट दें इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो गया है। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं तीनों सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में और इनकी तबात पर 800 टन स्पेशल सिक्योरिटी कागज़ इस्तेमाल हुआ है और इसकी तरसील का काम शुरू हो गया है। और जिन हलकों में इलेक्शन सिंबल्स कंटेस्ट हो रहे थे और उसकी वजह से लेट था और एक ये अमूमी तासुर पाया जाता था कि शायद बैलेट पेपर्स दोबारा टाइम पे ना छप सकें और ना पहुंच सकें, तो वो खदशा भी ख़त्म हो गया है। सारे बैलेट पेपर्स छप गए हैं और अपनी अपनी जगह रवां दवां हैं। PP 260 रहीम यार खान 12 से वहाँ के जो एक कैंडिडेट इसरार हुसैन साहब वफात पा गए हैं, तो उस हलके में इलेक्शन मुलतवी होगा। बिल्कुल सही। और ज़ाहिर है जहाँ जहाँ इंतकाल हुआ है या मुख्तलिफ हलके हैं, इसमें कौमी असम्बली के हलके भी शामिल हैं, सूबाई असम्बली के हलके भी शामिल हैं। जहाँ जहाँ उम्मीदवार का इंतकाल हुआ है वहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल वी आर ऑल सेट फॉर द इलेक्शंस। और चूँकि हम बड़े मुकाबलों की बात कर रहे हैं तो हम आपको एक तफसीली रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो जिन हलकों का इंतखाब हमने किया। हल्के पाकिस्तान में वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे बड़े बड़े कैंडिडेट्स मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो आमने सामने खड़े हैं। लेकिन उससे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हसन खान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में एक बार फिर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं, पहले दिन से ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमिर गौरी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन शाहिद रिंद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं जो हमने तैयार की है कि कौन से जो हैं और कहाँ कहाँ बड़े बड़े मुकाबले हैं। आम इंतखाबात 2024 के बड़े मार्के जहां कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं, क्योंकि सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग के गढ़ लाहौर में NA 127 से मैदान में उतरे हैं, जहां उनका मुकाबला लीगी उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा NA 130 लाहौर से उनका मुकाबला आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ NA 123 और NA 132 कसूर लाहौर के सूबाई हलकों PP 158 और 164 से भी मैदान में उतरे हैं। हमजा शहबाज NA 118 जबकि मरियम नवाज 2 हलकों NA 119 और PP 159 लाहौर से भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के बाद
NA 117 से IPP के सदर अब्दुल अलीम खान और NA 128 से ऑन चौधरी मैदान में हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान NA 265 पशीन से उम्मीदवार हैं। NA 56 रावलपिंडी में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का मुकाबला लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी और आजाद उम्मीदवार शहरयार रियाज से होगा। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन मुल्तान के हल्का NA 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि NA 155 लोधना से उनका मुकाबला नून लीग के सदीक बलोच और आजाद उम्मीदवार इफ्फत ताहिरा से होगा। NA 148 मुल्तान में यूसुफ रजा गैलानी का मुकाबला नून लीगी उम्मीदवार अहमद हुसैन और आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर से होगा। NA 151 मुल्तान में अली मूसा गैलानी और आजाद उम्मीदवार मेहरबानों के माबैन भी कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। NA 133 नौशहरा में परवेज खटक का मुकाबला नून लीग के इख्तियार वली करेंगे। NA 23 बरदान से आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान का मुकाबला पीपल्स पार्टी के शुएब आलम और लीगी उम्मीदवार जलाल खटक से होगा। NA 71 सियालकोट से नून लीग की ख्वाजा आसिफ और रिहाना इम्तियाज डार के माबैन तगड़ा मुकाबला मुतवक्की है। NA 175 मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती का मुकाबला पीपल्स पार्टी के माहर अरशद सयाल और नून लीगी उम्मीदवार हमाद नवाज से होगा। NA 142 के माड़ी में PP के कादर मंदोखेल और MQM के मुस्तफा कमाल। NA 240 कराची गरबी में MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान में बड़ा इंतखाबी मार्का होगा। NA 244 कराची गरबी से MQM के फारूक सितार पीपल्स पार्टी के अब्दुल बर समेत दीगर 23 उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। बलूचिस्तान के हल्का NA 261 सैराब मस्तोंग और कैलात में BNP के मोहम्मद अख्तर मैंगल का पीपल्स पार्टी के सनाउल्लाह खान जहरी और JUI के अब्दुल गफूर हैदरी से तगड़ा मुकाबला मुतवक्की है। अख्तर मैंगल कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के एक हल्का से उम्मीदवार हैं। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजहान बुगटी NA 253 में नून लीग के मीर दोस्तैन खान और BNP के गामन खान के मदे मुकाबिल हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल NA 257 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के अब्दुल वहाब से होगा। BAP के रहनुमा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी सूबाई हल्का PB 32 से मैदान में हैं, जबकि साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरबराज बुगटी PB 10 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। जी जनाब, तो रिपोर्ट आपने देखी, कुछ आपको और तफसील बताते हैं क्योंकि हम नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल जो हमारी चारों सूबाई असम्बलियाँ उनके लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि सीटों की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा सीटें जाहिर है वो तो पंजाब में हैं ही, मगर अगर नॉर्थ पंजाब की बात करें तो करीबन नॉर्थ और सेंट्रल मिल के 69 सीट्स उनकी बनती हैं। 16 सीटें हैं रावलपिंडी गुजरात को मिलाकर। सेंट्रल में गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन मिलाएं तो 53 सीट्स बनती हैं। वेस्टर्न सरगोदा और फैसलाबाद को मिलाएं तो करीबन 30 सीटें बनती हैं। सदर्न में अगर हम मुल्तान, DG खान और भालपुर डिवीजन मिलाएं तो 49 सीटें बनती हैं। इसी तरह हम सिंध में जाएं तो कराची 18 और उसके बाद रेस्ट ऑफ सिंध को 38 सीटें बनती हैं। KP में अगर हम चलें तो KP में नॉर्थ मालाकंड डिवीजन में 8 हैं, साउथ डेरा इस्माइल खान बन्नू को हाट 16, पेशावर और मर्दान डिवीजन 13, हजारा में 7 और फिर क्वेटा और योब में 6, कलात मकरान 7। ठीक, और ये जो आपने कॉन्सेंट्रेशन बताई, अब इसके बाद हम ज़रा अपनी गुफ्तगू का और जिस मौजू पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसका आगाज़ करते हैं। और पहला जो हल्का हम ले रहे हैं, तरीक़ेकार ये होगा कि हल्का हम रखेंगे मेहमान के सामने, अपने पैनलिस्ट के सामने, और उस पर फिर हमारे तमाम पैनलिस्ट बात कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब, आगाज़ आपसे करेंगे। ये NA 130 लाहौर हमें बज़ाहिर बहुत जो है बड़ा मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है अब आज़ाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो ज़रा इसका बताइएगा कि वाकई ये टफ़ होने जा रहा है ये मुकाबला, या क्या आपके ख्याल में? देखिए, ये नवाज शरीफ का आबाई हल्का है, ठीक है, जहाँ से नवाज शरीफ ने, आप कह सकते हैं, सन 85 में सियासत शुरू की। पहला लड़ा तो वो यहाँ से, और 85 से अब तक अनडिफीटेड है। मतलब 2013-18 में भी अनडिफीटेड थे,
پھر ایک 17 میں وہاں بیگم کلثوم نواز نے ضمنی انتخاب لڑا، جبکہ وہ خود کینسر کی وجہ سے لندن چلی گئی تھیں، کیمپین کے لیے اویلیبل نہیں تھیں۔ اس وقت بھی پی ایم ایل این نے یہ حلقہ ریٹین کر لیا تھا، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس حلقے میں مسلسل 2013 سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقے کی اور کوئی ان نون کینڈیڈیٹ ہیں، وہ 2013 سے اس حلقے میں 4 الیکشن لڑ چکی ہیں اور انہوں نے اچھے ووٹ لیے ہیں چاروں دفعہ، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے ووٹ نہیں لیے ہیں۔ لہذا میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ضرور اس حلقے میں ہوں گے کہ ان کا آبائی حلقہ ہے، بہت پہلے ان کا آبائی گھر یہاں پہ تھا میاں شریف صاحب کا، جہاں وہ یہاں سے ماڈل ٹاؤن گئے اور وہ اس کو اون کرتے ہیں، لیکن اٹس اے گڈ فائٹ۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف کو 50,000 کی مارجن سے جیت جائیں گے، 30,000 بہت لینڈسکیپ مارجن ہوگا، 1 وے ٹکٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اٹ ول بی اے کمپٹیشن، اور اچھے ووٹ لیں گی ڈاکٹر یاسمین راشد، بجائے اس کے کہ وہ جیل میں ہیں، وہ اپنی کیمپین نہیں چلا سکی ہیں۔ ان سب فیکٹرز کے باوجود جو گراؤنڈ سچویشن ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ ہے جو ڈاکٹر یاسمین کو ڈلے گا، اور وہ سائزبل ووٹ ہوگا۔ پچھلی دفعہ مزمل اس حلقے میں ٹی ایل پی نے بھی بہت ووٹ توڑے، بہت ووٹ لیا تھا، لیکن اب وہ پوزیشن نہیں ہے ٹی ایل پی کی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں آج کے دن یہ بیٹ کروں کہ کون جیت جائے گا، تو مجھے آج بھی شاید یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جیت جائیں گے، لیکن میں یاسمین راشد کو ریس سے آؤٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں ضرور ہیں نواز شریف، ان کا آبائی حلقہ ہے، کنیکشنز ہیں، بلال یاسین وغیرہ نیچے ہیں، پھر بیگم کلثوم نواز کا بھی میکا یہی ہے، ان کا بھی ہے، تو ان کی فیملی کنیکٹیوٹی بھی اس حلقے میں بہت موجود ہے، رشتہ دار بھی بہت رہتے ہیں ان کے اس حلقے میں، بلال یاسین بھی ان کا رشتہ دار ہے۔ آپ وہ ایم پی اے کی سیٹ پہ ایم پی لڑے اے کی سیٹ پہ، تو ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف کی یہاں رشتہ داری نہیں ہے، نواز شریف کا خاندان اس حلقے میں آباد ہے، ان کی بیگم کا خاندان اس حلقے میں آباد ہے، بیگم کا ننیال وہ پورا یہاں آباد ہے، تو ایک فیملی کنیکٹیوٹی نواز شریف کا اپنا کوئی 100 گھر اس حلقے میں جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو وہاں رہتے ہیں۔ لاہور شہر ہے، ظاہر ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جو آس پاس کے علاقے ہیں سہولیات چیزیں بہتر ہیں۔ آپ کے خیال میں عامر غوری صاحب، اب چونکہ آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہی ہے اور آپ بھی یہ سیاست دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے، کیا وہ مین فوکس ہوگا جہاں پر یہاں جو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ ایک بڑی تصویر کے تحت دیا جا رہا ہے؟ یعنی اگر ہم چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو مسائل اور ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ جو معاملات ہیں وہ آپ کو سیاست کی بڑی تصویر میں دکھائی دیتے ہیں؟ اور اگین کریٹنگ اے بگ پکچر، ہم نے میاں صاحب کے حلقے سے کھولا، مگر وہاں پر بلاول بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور I mean there are all big names، ایاز صادق ہیں، سعد رفیق ہیں، اس طرف سے آپ جائیں دوسرے سے یاسمین راشد ہیں، سلمان اکرم راجہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ایک اوور آل، کیونکہ لاہور جو ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ کائنڈ آف اٹس اے ڈائس دیٹ رولز پالیٹکس۔ دیکھیں لاہور کی پالیٹکس جو ہے پچھلے 10 سال میں تو بہت زیادہ اس نے ایک عجیب و غریب سی شیپ لی ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کو پیچھے بھی لے جائیں نا 97 میں بھی، تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ نواز شریف کے لیے جو چیلنج ہے سیاسی طور پہ، چونکہ اس تاریخ میں نہیں جاتے کہ انہوں نے کس کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے چیلنج جو ہے وہ لاہور ہی سے کریٹ کروایا گیا، تو اس وجہ سے جو مقابلہ ہے اس دفعہ اس کے اندر 2 ایلیمنٹ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف جو ہے جو کچھ انہوں نے بھگتا ہے، جس طرح ملک سے باہر گئے تھے واپس آئے ہیں، تو ان کا بھی ایک ہمدردی کا ووٹ ہے، لیکن دوسری طرف سے جو یاسمین راشد ہیں ان کا بھی جو ہے، اور لاہور جو ہے نا، یہ دیکھیں جو شریف فیملی ہے، جو پی ایم ایل این ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ لاہور ان کا گڑھ ہے، لیکن اس کے اندر سے سیٹیں نکالی گئی تھیں پچھلی دفعہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ جو ہے ایلیمنٹ ہے کہ کیا لاہور کا جو یوتھ ہے وہ اتنا ناراض ہے، اتنا کمیٹڈ ہے کہ اس دفعہ وہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے اپنے حلقے میں تیار ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد بے شک جیل میں ہے، تو جو سمپتھی ووٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پلے کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ عمران خان نواز شریف جو ہیں انہوں نے سیف سیٹ کے طور پہ ہزارہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہاں پر کڑماس پڑ جائے لاہور کے اندر تو ایک سیف سیٹ ہونی چاہیے، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مقابلہ سخت ہوگا، میرا اپنا خیال ہے کہ جو یہ ٹرینڈ سیٹ کرے گا، ویسے تو سارے ووٹ اسی دن پڑیں گے کہ نواز شریف جو ہے اور ان کی پارٹی پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی پارٹی بن کے ابھرتی ہے،
ये लीडिंग पार्टी बन के उभरती है नहीं, लेकिन ये जो हल्का है 130 मेरा अभी मतलब अजीबो-गरीब सी चीज़ है। एक प्लीज एक क्विक इसमें इसी में ऐड कर दें, मरीम नवाज भी पहली दफा इलेक्शन लड़ रही हैं लेकिन जिस तरह उनको फील्ड किया गया, जिस तरह आपने कहा ना, नाम तो बहुत बड़े हैं और हाँ सेफ हल्का है वो, हाँ वो इसकी निस्बत ज्यादा सेफ हल्का है। इस वजह उस पे हम तफसील से फिर बात करेंगे। बिल्कुल इस वजह से कि अगर वहाँ पर सख्त मुकाबला डलवा दिया जाता तो नवाज शरीफ के लिए और उनकी पार्टी की मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको धचका लग सकता था। हसन खान साहब, गोया गुफ्तगू में इस दहज तक तो हम पहुंच गए कि इस वक्त बयानिए दोनों वो इंडिपेंडेंट है, जाहिर है उनके पास निशान नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, निशान इंडिपेंडेंट का है, लेकिन बयानिए दोनों के पास हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी है, यास्मीन राशिद साहिबा के पास भी है, दोनों जमातें अपनी अपनी हमदर्दी का वोट भी। लेकिन क्या फिर लोग परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी बात करेंगे कि परफॉर्मेंस फिर कहाँ है? परफॉर्मेंस दावे तो होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस में फिर हमें दिखाई देता है कि शायद वोट और हसन खान, आपको क्या लगता है कि हमारा वोटर परफॉर्मेंस पर वोट देता है? परफॉर्मेंस पर वोट देता होता तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें फिर ऐड हो जाती हैं, और साथ साथ ये भी कि फिर नई सोच चुनो भी है मार्केट में। देखिए जी, मेरे ख्याल में इस दफ़ा जब हम एनालिसिस करते हैं तो 2018 में जब हम एनालिसिस बयानिए की और परफॉर्मेंस की करते थे, ये जो 2024 है इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ पे आप जिस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो अनटेस्टेड था, बड़ी स्ट्रांग और सपोर्ट के साथ जो है, मतलब ये कि ऐसी लग ही रहा था कि पहले से जब हम इसी तरह टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के जब एनालिसिस करते थे तो बयानिया भी उनका बड़ा फोर्सफुल था। उनके साथ जो 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 उनकी जो कैंपेन थी उस वक्त मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो जलसे किए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे लास्ट 2018 में। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट 26 जो है ना एक सूबे में उसने ख़ुद आके वहाँ पे किए थे। इस दफ़ा थोड़ा सा सिचुएशन मुख्तलिफ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो देख रहा हूँ अपनी मेरी एक है, क्योंकि मैं पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात कर लेते हैं उस पर, तो ये जनरलाइज हम कर सकते हैं कि इस दफ़ा वोटर जो है ना वो इतना इमोशंस, मेरे ख्याल में अभी इमोशंस की सतह अगर पहले 50 थी तो मैं समझता हूँ कि अभी 10-15 के इर्द गिर्द जब आप फील्ड में जाते हैं, ठीक है कुछ नौजवान, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, ये पहले से एक जितने भी इलेक्शन हम देखते हैं ना, जब पहले से कोई हवा चल जाती है ना कि यार इसने आना है, इसने आना है, उसकी तरफ वो टिल्ट भी हो जाती है, क्योंकि वो स्विंग वोट जो होती है किसी भी हलके में तकरीबन 30 से लेकर 40% जो ऐसी जिसको हम नॉन अलाइंड वोट कहते हैं कि वो किसी भी पार्टी के साथ वो अटैच नहीं होती, वो कारकुन या उनके नहीं होते, वो स्विंग वोट बड़ा मैटर करती है। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बयानिए का इतना वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस दफ़ा, क्योंकि लोगों ने पुख्ता माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, और एक बयानिए भी है कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जो है बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो डिटेरिएट हो गई थी। तो ज़्यादा जो एजुकेटेड वोट है जो कि इन चीज़ों से, फिर ये है कि लाइन ऑर्डर से तो हर एक बंदा, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मेरे ख्याल में वहाँ पे तो बयानिया यही है कि अमन कौन लाएगा। तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि अभी वो जज्बात के बजाय अगर आप हुजरे में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, तो एक बंदा कहेगा यार मैंने किसी को नहीं देना है, क्योंकि सारे एक जैसे, या मुख्तलिफ टीवी पे जो सर्वे हो रही है आप वो भी देख ले कि हमने किसी को भी नहीं देना है, हमने सबको जो है आजमाया है। लेकिन दूसरी साइड पे वो लोग कहते हैं यार मुल्क की हालत किसने बदलनी है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इस दफ़ा बयानिया से ज़्यादा जो है पास्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रख के लोग उनको मेरे ख्याल में वोट करें। चले ठीक है, अहम बात आपने की। और ये जो हमेशा से फौजिया भी बात करती रही हैं यूथ वोटर्स के हवाले से कि हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं सिवाय एक जमात के, बाकी सियासी जमातों का भी एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट रहा है। ये जो एक डिस्कनेक्ट रहा है ये खिला पैदा करता है कि आप बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनका यूथ के साथ कनेक्ट करने में, ये सवाल हम उठाएंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर।
आज तो ये स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर में। कौन आपके वोट का सही मानों में हकदार है आपकी राय में? अब तो मियाँ साहब ही गारंटी दे रहे हैं, ये बिलों की, महंगाई की। ऐसे शख्सियत को वोट डालना है जो नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म कर रहा है। तो ये बारी इन्होंने क्या लेनी है? पंजाब हुकूमत बना नहीं सकते, यहाँ पे आके तबाही फैलाएंगे, इंतशार की, पैसे की, करप्शन की, तकसीम की सियासत करेंगे। जो आए वो कुछ करके ही दिखाए, मुल्क के लिए कुछ करे, हमारे लिए कुछ करे। ये पहली दफा इलेक्शन ऐसा है कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ हैं? जिस चीज को हम चाहते थे कि ये काम हो वो तो हो नहीं रहा। मेरा ख्याल है ये इलेक्शन अलाइंसेस का नहीं है, एडजस्टमेंट्स का है। हर जमात जो है कि अपनी अपनी बुनियाद पर हिस्सा ले रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और शाहिद रिन साहब की तरफ हम जाएंगे। शाहिद रिन साहब, वही जो सवाल ब्रेक से पहले मैंने उठाया था कि ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो एक खिला है, ये आपको लगता है कि बाकी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी जो जमातें हैं, ये खिला पुर करने की कोशिश कर रही हैं? और आप भी अगर ऐड करना चाहें ज़रूर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात खान साहब ने की, उन्होंने कहा बयानिया 2018 में हमने देखा बयानिया। मुझे लगता है कि बयानिया की सियासत तो हमेशा हर इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्शन में हमारे साथ रही है। पिछली दफ़ा एक नई हाइट थी, इस दफ़ा एक दूसरी हाइट है। एक तरफ परफॉर्मेंस है, एक तरफ यूथ है और ख़वातीन है जिनको हम भूल जाते हैं कि उस यूथ में, उस सारी कॉम्पोजिशन में 46% फीमेल वोटर्स हैं जिनको आप पूरी में, मतलब हम यूँ बात तो ज़रूर कर रहे हैं कि कैंडिडेट में कितनी है, मगर उनको एज अ वोटर मोबिलाइज करने का, उनके इश्यूज इंटीग्रेट करने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरी नज़र में मैं अगर इलेक्शंस को देखता हूँ ओवरऑल, मैं अगर 88 से स्टार्ट करता हूँ जिनको मैंने थोड़ा सा देखा, और फिर 93, 97, फिर 2002 और फिर 2008 एंड देन सिस्टम। 2024 का इलेक्शन मुझे इन तमाम इलेक्शन में बड़ा गैर मामूली लगता है, बड़ा मुख्तलिफ लगता है। हर सियासी रहनुमा एक अजीब से, जिसे कहते हैं, शिकस्त के खौफ में मुब्तला है। मौलाना फजलुर रहमान को DI खान से पशीन के लिए जाना पड़ता है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लाहौर की जिस तरह मुजम्मिल NA 130 की बात कर रहे थे, तो उन्हें हज़ारा में सेफ पैसेज के लिए एक स्पेस रखनी पड़ती है। सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान की 3 नशस्तों पर उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली की। तो मेरा ख्याल है ये वो पॉइंट है जो ये साबित करता है कि परफॉर्मेंस अगर होती तो सबको, या बयानिए की बुनियाद पर जीतना होता, तो एक से ज़ायद सीटों पर ये सियासी रहनुमा नहीं भाग रहे होते। और आपने जो बात की यूथ की और जावेद ने, और आपने ख़वातीन की, देखें 2018 तक पाकिस्तान की सियासी जमातों ने यूथ से कनेक्ट ही नहीं किया। मतलब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN किसी को रिज़र्व फीमेल सीट पर भी लाती थी तो वो उनकी कोई इतनी, मतलब जैसे कहते हैं, पुरानी वर्कर होती थी जो अट्रैक्ट ही नहीं करती थी नौजवानों को कि ये कौन है। कई ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में कई ऐसे नए चेहरे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराए, चाहे उनमें आप अली मोहम्मद ख़ान को ले लें, शहरियार आफरीदी को ले लें, मुराद सईद को ले लें, सही या गलत बलूचिस्तान से कासिम सूरी को ले लें, ख़वातीन में जो है मलाइका बुखारी और मुख्तलिफ। इन्होंने एक नए नौजवान को पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट किया कि ये पार्टी है जो हमें स्पेस दे सकती है। 18 में उनके पास ये स्पेस था। आज वो जिस सूरत हाल में, मेरा ख्याल है ये इलेक्शन नैरेटिव्स और परफॉर्मेंस पर नहीं है, एक गैर मामूली इलेक्शन है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इंक्लूडिंग PTI, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपने नज़रियाती वर्कर नहीं, जो एक आम वोटर होता है, एक हर फैमिली में 4 लोग होते हैं, 2 बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं और 2 लोगों का कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता। वो जो जिन 2 लोगों का पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, वो घर के जो 2 नज़रियाती पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, वो ड्रैग करते हैं उस वोट को। उसको कन्विंस करना जो पॉलिटिकल नज़रियाती किसी जमात का नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के डे उसने जाके वोट देना है। मिसाल दे रहा हूँ, हम यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, गौरी साहब, आप और जावेद अगर एक स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं, मैं और मुजम्मिल एक, जिसे कहते हैं, खामोश सी पोजीशन में, अच्छा यार 3 दोस्त दे रहे हैं, मैं भी दे देता हूँ। उसको अट्रैक्ट करना चैलेंज होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। वोटर को पोलिंग डे पे, पोलिंग स्टेशन तक लाना चैलेंज होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग PTI किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना परफॉर्मेंस है,
ना नैरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। मुजम्मिल साहब, ये जो नुक्ता उठाया शायद रिंद साहब ने भी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उस पर कमेंट करें, फिर अगले हम हलकों पे जाएंगे। ये 2 या 2 हलकों से ज़ायद, यानी एक शहर दूसरे शहर, एक सूबे दूसरे सूबे से खड़ा होना इलेक्शन के लिए, क्या ये सिर्फ गैर महफूज होने का इजहार है, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को एक कौमी लीडर साबित करना भी बहुत ज़रूरी है, या उसका इजहार है? मेरे ख्याल में कौमी लीडर साबित करना ज़रूरी है। जो पार्टी सरबराहान हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गया है कि वो 1 से ज़्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, 5 सीटों से भी लड़ते हैं। तो अगर आप पार्टी सरबराह हैं और आप एक सीट से लड़ रहे हैं तो वो कोई बेहतर पॉलिटिकली एक अच्छा तासुर नहीं जाता, समझा जाता है। और फिर 2 सूबों से भी लड़ना समझा जाता है कि अगर आप कौमी लीडर हैं तो आपको ज़रा डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है कि आप 2 या 3 सूबों से जाके इलेक्शन लड़ें, ताकि कहा जा सके कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी 2 या 3 सूबों में मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये महफूज से ज़्यादा, क्योंकि अगर सिर्फ महफूज हो तो बहुत सीटें महफूज भी अवेलेबल होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में ये होता है, कोई लीडर भी हारने के लिए खड़ा नहीं होता। आप पहली बात है, आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ NA 130 में हारने के लिए खड़े हैं, या वो ये सोच के खड़े हैं कि यहाँ से मैंने हार जाना है तो इसकी जगह मैं ज़रा मानसारे से भी इलेक्शन लड़ लूँ? मैं ये बात नहीं मानता। वो NA 130 पर शायद मानसारे से हारना तो कबूल कर लें, 130 नहीं हारना कबूल कर सकते। वो मानसारा कम गए हैं और 130 में ज़्यादा हैं, 130 के लोगों से, वो उनका भाई हल्का है। तो मेरे ख्याल में इसकी पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन का भी एक सवाल है कि कौमी लीडर जो खुद को प्राइम मिनिस्टर की बात, लेकिन ना बिलावल लाहौर से लड़ रहे हैं, वो कोई महफूज हल्का तो नहीं है उनका, वो उनका सबसे मेरा मतलब गैर महफूज हल्का है जहाँ से वो जाके लड़ रहे हैं। तो एक जो लीडर खुद को वज़ीर आज़म का या एक नेशनल किसी ओहदे के लिए देखता है, वो पूरे मुल्क से अपनी पॉपुलैरिटी को गेज करे। आप एक लाइन और ऐड कर दें, अभी आपने बिलावल वाले हल्के को भी टच किया, NA 127 लाहौर जी। ये 127 थोड़ा सा काट पीट के डिलिमिटेशन के बाद दोबारा बना है, तो बिटवीन तारड़, बिलावल और PTI से ज़हीर अब्बास खोखर, तो वहाँ पर काम किसने किया है? ये हल्का कुछ साद रफीक का, कुछ याद सादिक का, ये थोड़े से कटे हुए हैं। जो भी आया है इस इलाके में, हल्के में, वो PMLN के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। ठीक है ना। ये हल्का ऐसा कोई इलाका इसमें नहीं है जो PMLN का, जहाँ से PMLN कभी हारी हुई है। ओके, फेयर एनफ, ठीक है। जो मुजम्मिल ने एक पॉइंट ऐड किया, मैं सिर्फ उसमें एक पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था। अगर तो वो कह रहे हैं ना कि ये नेशनल अप्रोच की बात है, देखिए नेशनल अप्रोच की बात हम मान सकते हैं। बिलावल का जो लाहौर का डिसीजन है, बहुत ही अनसिक्योर जगह पे वो जाके कोशिश कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, लेकिन मियाँ साहब, मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, जो 3-4 लोग मैंने कोट किए हैं, ये सारे उन हलकों में गए जहां पर उनका कंफर्ट जोन है। मियाँ साहब, अगर यही सिचुएशन थी तो फिर कहते हैं ना कि जी मैं कराची में ये वाली सीट लड़ूंगा, यहाँ पे कोई मेरा कंफर्ट, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, बिलावल वहाँ क्यों गए? बिलावल मुल्तान से गिलानी की कोई सीट पंजाब से असलम गिल ने 35,000 वोट लिया, पिछला उनका 35,000 वोट है, पार्टी से असलम गिल ने 35,000 वोट लिया, जिससे उन्हें लगा यहाँ पीपल्स पार्टी का चांस है, रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइवल, आप मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है कि वो जाके भुट्टो के हल्के गड़ीशों से खड़े हो गए हैं जहाँ उनका कोई, आप मेरी बात समझे, या वो वहाँ खड़े हो गए जहाँ से जुल्फकार भुट्टो लड़ता था, वहाँ से जाके लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। देखें, एक इसमें एलिमेंट ये भी रखें कि बाज़ वक़्त लीडर्स को ये पता होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनको हम जितवाना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो शायद अपने बल पे जीत नहीं सकेंगे, तो ऐसे करते हैं इन द फर्स्ट को हम सीट जीत लेते हैं और उसके बाद उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे ताकि जो नंबर गेम्स हैं उसके अंदर ऊपर रह सकें। और इस वजह से, क्योंकि जब मेरा ख्याल है इलेक्शन की कैंपेन चली थी तो उस वक्त हम ये सुन रहे थे कि शायद नवाज शरीफ जो है वो 4 सूबे से किसी सीट से लड़े, ठीक है ना, और लेकिन उसके बाद उनको बताया गया कि रहने दो, क्योंकि आपने हर जगह तो जाना नहीं है, क्योंकि देखा ना जहाँ पे अगर आप खड़े हो रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अगर जलसा नहीं कर सकते तो एक नेचुरल सवाल बन जाता है कि जनाब जो कैंडिडेट है वो तो आया ही नहीं है। तो उस वजह से फिर आस्ता आस्ता रैशनलाइजेशन होती है कि कहाँ जाया जाए, कहाँ ना जाया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जो चीज़ है, इसके ऊपर वैसे भी अगर पाकिस्तान ने पॉलिटिकली आगे जाना है, आगे जाके इलेक्शन कमीशन को जो है ना इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान आप एक ही सीट से लड़ें, मेहरबानी करें, इसलिए कि दूसरी जो इलाके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चूंकि देखें ना पॉलिटिक्स तो आखिर में रह के कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स रह जाती है ना। अगर फर्ज किया आपने उनको धोखा ही देना है और बाद में उनको छोड़ देना है
ٹھیک ہے نا, تو ڈونٹ ایکچولی گیو دیم فیک But اور فالس that's a ہوپ. very linear پھر approach. ضمنی الیکشن نہیں, کی لیکن دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان راولپنڈی سے جیتے, ٹھیک ہے نا, یہ سوال بنتا ہے پالیٹکس حلقوں سے جو الیکشن Thank you. وہ تو Thank you, صاحب, میں یہی کہنا چاہ رہی ان تھی. کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ وہ 33 حلقوں سے بھی اکیلے ہی لڑیں گے, تو میں نے کہا لڑ لیں یار, لیکن 28 دن کے بعد جو ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی نا ساری چیزیں. تو اگر فرض کیا جو اگر آپ کے پاس پیسہ ضائع کرنے کے لیے ہے, لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ووٹر کو جو ہے نا اس طرح رکھنا ہے کہ بھائی جان پہلے لیڈر کو دے دیں اور اس کے بعد پھر لیڈر کی چوائس کو دے دیں, وہ اس علاقے کی چوائس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر لیڈر کی چوائس ہوگی, اس کو ووٹ دے دیں, مہربانی کریں کیونکہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب لاہور میں سعد رفیق سے جیتے, ضمنی ہار گئے بھائی جان, ضمنی, یہ ضروری نہیں کہ لیڈر نے جو حلقہ جیتا ہو اس کے بعد انہوں نے ہمایوں اختر کو ٹکٹ دیا جو ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, اس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے, لیکن میرا خیال ہے سعد رفیق جنرل میں بھی سیٹ نکال چکے تھے, وہ جو آپ کا کون سا سسٹم تھا الیکشن کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈر جہاں سے لڑ رہا ہو وہاں سے جیت ضرور جائے, طنز نہیں کر رہا, ضمنی آگے جس کو ٹکٹ دے وہ ہار جاتا ہے. آج کل وہ نیلسن منڈیلا بننے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, تو اگلی دفعہ وہ جوہانسبرگ سے بھی جیت سکتے ہیں. چلیں اصل میں یہ لاہور کے بارے میں دیکھیں, لاہور اس وقت پی ایم ایل این والے نیشنل سطح پہ بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں, اگر وہ مقابلہ کر رہے ہیں جی آپ کی اور میرا لاہور, مطلب یہ کہ اس طرح کے دیش سے لاہور is totally different ان کے لیے, they are showcasing it لاہور, so definitely it is their strong point. لیکن مانسیرا میں لاسٹ یہ بتا دوں جی, آپ کہہ رہے کہ آنے والے کے لیے سیکیور کرے, مانسیرا کے سیٹ میرے خیال ان کے ساتھ کیپٹن صفدر جو تھے, he was already a strong candidate. اگر میاں صاحب نہ آتے تو کیپٹن صفدر would have been the candidate from there, اور یہ بھی بڑا سیکیور کیپٹن کے لیے, کیپٹن سے پہلے اس کے بھائی سجاد نے اس وقت جیتی تھی یہ سیٹ جب حالات بہت خراب تھے. آپ ذرا ایک ہم خیبر پختونخوا سے بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں حلقوں کو. حسن خان صاحب, یہ ایک جو حلقہ آ رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ چونکہ میرا حلقہ ہے اور آپ بھی اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, نوشہرہ کا حلقہ ہے. NA-33 پرویز خان خٹک صاحب یہاں سے کھڑے ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں. یہ انہوں نے جی نئی جماعت بنائی تھی خیبر پختونخوا میں, اور ان کا جو مقابلہ ہے یہ یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان ہیں. یہ بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کے اس لیے ہیں کہ انہوں نے ضمنی انتخاب میں اس وقت تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا تھا جب ہر طرف تحریک انصاف کی بات ہو رہی تھی اور خیبر پختونخوا اور ان کی حکومت بھی تھی. اس وقت اختیار ولی خان صاحب نے, لیکن پرویز خٹک کا بھائی اختیار ولی کے ساتھ تھا جی ناراض ہو گیا تھا, لیکن اس میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں اس میں ایک اور مسئلہ بھی تھا. اس وقت ان کا معاملہ اتنا سیریس نہیں ہوا تھا. اس وقت عوامی نیشنل پارٹی نے بھی خیر الیکشن لڑا تھا, لیکن جمعیت علماء اسلام جو تھی وہ اختیار ولی خان کے ساتھ شامل تھی, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, تو ان کا فائدہ ہوا تھا. لیکن اختیار ولی خان ایز اے کینڈیڈیٹ انہوں نے محنت کی ہے, وہ بغیر کسی اسمبلی میں علاقے میں موجود رہے ہیں. اب یہاں پرویز خٹک صاحب نے 2 حلقوں پہ, یعنی ایک حلقے پہ وہ خود کھڑے ہیں, ایک پہ ان کا داماد قومی اسمبلی کے لیے کھڑا ہے, 2 نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ ان کے 2 بیٹے کھڑے ہیں, اور 2 ہی صوبائی حلقوں پہ پرویز خٹک صاحب بھی خود کھڑے ہیں, ایک پہ, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے مقابلہ. حسن خان صاحب اس پہ بالکل یہ, لیکن میرے خیال میں جہاں تک یہ خٹک صاحب کا تعلق ہے نا, یہ ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں تو اگر 88 کا تو خیر مجھے اتنا وہ نہیں ہے, یاد نہیں ہے, لیکن آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو پرویز خٹک جو ہے وہ اس حلقے سے جو ہے وہ جیت کے آ رہے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب میرے خیال میں اس نے جو شکست دی تھی وہ تھی, اور اس سے بعد میں ایک اور تھے عوامی نیشنل پارٹی کے, جس نے پیپلز پارٹی کے جو میاں صاحب تھے, اس نے وہ یہ سیٹ جیتی تھی. اس کے بعد خٹک صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اصل میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اختیار ولی جو ہے وہ خٹک صاحب کو NA پہ اتنا بڑا چیلنج دے سکتے ہیں, کیونکہ اختیار ولی کا جو کنسٹیچوئنسی آپ کو پتہ ہے وہ اوپر والا نوشہرہ اور نیچے والا نوشہرہ, اس کا بھی ایک فیکٹر ہے. تو یہاں پہ اختیار کے بجائے خٹک صاحب جو ہے از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آن دا NA1. اس کا بھائی جو ہے میرے خیال میں اس کے اگینسٹ اسی حلقے پہ آ رہا ہے کہ اس کا بھتیجا آ رہا ہے, بھتیجا آ رہا ہے اسی حلقے, لیکن وہ پروونشل پہ ہے. اس کو جو دوسرا پرویز ہے, پرویز خان, وہ آ رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے, لیکن وہ اتنا
میرے خیال میں آپ جانتے ہیں اس کو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ووٹ اچھے لیے ایک الیکشن میں پرویز خان نے. بالکل نہیں, یہ نوشہرہ ہسٹوریکلی یہاں پہ پیپلز پارٹی کا بہت اچھا جو تھا, یہ جو میاں جمال شاہ کا خیل صاحب وہ جیتے تھے, میاں مظفر شاہ صاحب جو تھے یہ بڑے اسٹرانگ اسٹالورٹ تھے نوشہرہ سے. اس کے بعد ابھی جو اس کی ڈیتھ ہو گئی میاں جمشید نہیں وہ جو شباب لیاقت شباب جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرحوم, تو پیپلز پارٹی کے ادھر یہاں سے قربان چیلنج بھی کرتے تھے, قربان جو یہاں سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ جیتتے آ رہے تھے صوبائی. تو یہ حلقہ جو ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ٹھیک ٹھاک وہ ہے. اگر ہم دیکھیں ANP یہاں سے تھوڑا سا ریسیٹ کر گئی ہے انفارچونیٹلی, آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کے میں آپ دونوں چونکہ لوکل ہیں, میں تو لوکل نہیں ہوں. سمیع الحق صاحب کا مدرسہ بھی اسی حلقے میں, جی بالکل وہ حلقہ ہے تقریباً انہی حلقوں میں آتا ہے. لیکن انہی حلقوں میں صوبائی, ہاں بالکل اسلام آباد کی آپ سمجھ لیں کہ 12 کو ایک سائڈ نواحی علاقہ ان کا بھی ووٹ بینک یہاں ہے پر ہے, لیکن وہاں سے کوئی الیکشن نہیں لڑا. نہیں میرے خیال میں سمیع الحق صاحب کی اتنی نہیں ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا اس کو سامنے رکھیں اس وجہ سے اس میں پھر آپ ایج کس کو دے رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, یہی ابھی وہیں جا رہے ہیں. میں کسی کو ایج نہیں دے رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس نے PTI کی ساری جو پاور ہے اس کو انجوائے کیا ہے. چیف منسٹرشپ انجوائے کی, بعد میں وہ ڈیفنس منسٹر تھے, نظر تو نہیں آئے ڈیفینڈ کرتے ہوئے پاکستان کو, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے پردوں کے پیچھے. تو اب اگر فرض کیا جو اس حلقے کے لوگ ہیں اگر وہ اس ایلیمنٹ کو سامنے رکھیں گے کہ بھائی جان آپ نے سارا کچھ انجوائے کر لیا, اب آپ کو پتہ لگا ہوا کسی اور طرف چلی ہے, تو آپ نے فوری طور پہ اپنی پارٹی علیحدہ کر لی ہے. اگر یہ ایلیمنٹ پلے کر گیا تو پھر شاید جو ہے مجھے لگتا ہے کہ لیکن عامر صاحب ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ بہت بڑا اگر ہے. نہیں جاوید ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نوشہرہ گیا, نوشہرہ جا کے مجھے ایک فیلنگ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق یہ تھا کہ PTI پورے KPK میں بڑا لینڈ سلائیڈ ہے, لیکن نوشہرہ جا کے مجھے ایک تاثر یہ ملا کہ پرویز خٹک ہمسیلف اس علاقے میں آپ اسے الیکٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے کئی ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا سو وٹ کہ اس نے PTI کو چھوڑ دیا, اس نے ہمیں یہ دیا یہ دیا یہ شاید اس میں ایڈ کرتے ہیں, اس میں ایڈ یہ کرتے ہیں کہ صرف ہم ایک پرویز خٹک ہی نہیں, دوسری طرف آپ کے پاس NA19 میں ثوابی میں اسد کیسر بھی ہیں, وہ بھی ایک کر رہے ہیں. 4 سدہ میں آفتاب شیرپاؤ بہت بڑا نام ہے. ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان NA44 DI خان ہے. گوہر کو لائے نا جی کہا کہ ایک ایک ریپرزنٹیشن ہو جائے پہلے پارٹی ہیڈ ہے جی. NA10 میں بیرسٹر گوہر 2022 میں داخل ہوئے تھے پارٹی, بہت رائز ہے. پرویز خٹک نے ہمیشہ حکومتی سیاست کی ہے, حکومتی سیاست اور ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. وہ چیف منسٹر بھی تھے, وزیر اعلیٰ بھی تھے, وزیر بھی رہے ہیں, وہ چیف منسٹر بھی تھے, تو حلقے کے بالکل ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آپ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ موروثی سیاست آپ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم خدمت کرتے ہیں. وہ اس طرح سے لیکن آپ ایک بات سمجھے, پنجاب میں موروثی ہوتی ہے, باقی سب جگہ خدمت ہوتی ہے. یہی بات نہیں موروثی ہمارے پاس بھی ہے. آپ کے پاس خاندان پہلی دفعہ کو 5 لوگ نہیں الیکشن لڑے. PTI کے سے 2018 میں بھی ان کے پاس 5 سیٹیں موجود تھیں, ریزرو بھی موجود تھیں. بالکل صحیح ہے. تو اگلے سیگمنٹ میں الیکٹیبلز ہیں. خٹک از اے ویری اسمارٹ پولیٹیشین. وہ PTI میں آئے 2018 الیکشن سے ہارڈلی 1 سال پہلے تھے یا 6 مہینے پہلے. 13 کے الیکشن وہ نہیں 13 کے الیکشن کیا ہے, 13 میں چیف منسٹر بن گئے. ہاں 13 میں سوری 13 کی بات میں کر رہا ہوں. جب وہ آئے تو اس نے آفتاب فضل شیرپاؤ کی پارٹی کے ساتھ تھے, پھر وہ چلے گئے, مطلب اس نے پارٹیاں چھوڑی ہے. ابھی اس دفعہ یہ ہم اگلا سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. کیونکہ اسد کیسر چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے. یہ PTI کے ڈائی ہارڈ اسد کیسر نے تو مجھے خود کہا ہے. ہاں جی ہاں, وہ کینڈیڈیٹ تھے. پرویز خٹک نے چیف منسٹری ہائیجیک کی. اس وقت جو ہے بڑے اختلافات بھی پیدا ہوئے تھے پارٹی میں, اور جب پارٹی کے انتخابات ہوئے تھے تو اس میں تو ظاہر ہے جس طرح سے انتخابات ہوئے تھے اس میں پرویز خٹک صاحب ناراض ہو کے پھر ایک جماعت سے, ایک بڑی جماعت سے ملنے چلے گئے. دیکھیں آپ جو ہے پرویز خٹک کی سیاسی سٹیچر اور اس کا ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ اسد کیسر صاحب, عاطف صاحب, انتظامی لحاظ سے یہ بالکل وہ پیپلز پارٹی کے حکومتی منسٹر تھے. اس کے بعد شیرپاؤ صاحب سے جوائن کیا, وہ منسٹر تھے. ANP کی حکومت آئی, وہ منسٹر تھے.
مطلب یہ ہے کہ وہ گزشتہ 20 سال سے پولیٹیکل 20 سال سے وہ منسٹر آ رہے ہیں اور وہ ہلکے اسی لیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، میں منسٹر ہوں. بڑی دلچسپ بات بھی کی اور حکومتی سیاست کی ہم نے بات کی. تو چلیں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم کوئکلی مزید جو حلقے ہیں بلوچستان کے حلقوں کی بھی بات کریں گے، مزید پنجاب کے جو بڑے حلقے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.